अच्छा, सो हम बात करते हैं असबिया के हवाले से, और मैं वेरी ब्रीफली उसकी एक डेफिनेशन ज़रा शॉर्ट कर दूं। असबिया का सेंस ये है दैट टीचर बात है, हाँ, डिपेंड करता है, सब ये टीचर पर डिपेंड करता है। मैं यूजुअली 4 के बाद किसी वक्त भी रखवा लेंगे, कोई इशू नहीं होता, बट टीचर्स का होता होगा पाँच लोगों का। एनीवे, अच्छा, नाउ असबिया का सेंस ये होता है कि जो लोग हैं उनके दरमियान में जो यूनिटी और बॉन्ड डेवलप होता है, उसके पीछे कौन से फैक्टर्स होते हैं। तो इब्न खल्दून कहता है कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है, इट इज़ द ट्राइबल आइडेंटिटी एंड रेस। Those people who belong to the same race, those people who belong to the same race, same race के लोग, same tribe के लोग, same ethnicity के लोग, नो नो जस्ट वी स्टार्टेड, तो वो जो सेम टाइप के लोग होते हैं, दे डेवलप अ काइंड ऑफ बॉन्ड एंड दैट इज कॉल्ड द असबिया। अच्छा, साथ ही कहता है दैट इन एडिशन टू ट्राइबलिटी द अदर फैक्टर्स कैन आल्सो इंक्लूड द कॉमन टेरिटरी एंड कॉमन रिलीजन। रिलीजन भी कॉमन हो सकता है, टेरिटरी भी हो सकती है, बट समहाउ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट क्रिएट्स अ यूनिटी अमंग द पीपल, दैट इज द कॉमन ट्राइबल आइडेंटिटी, कॉमन रेस, कॉमन एथनिसिटी, जो भी टर्म यूज हुई होगी रीडिंग के अंदर आप उसको लिख सकते हैं। नाउ पॉइंट इज, यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि एक स्टेट के अंदर लोगों की ग्रुपिंग्स होती हैं, और वो ग्रुपिंग होती है किसी न किसी हवाले से, उसका लिंक होता है उनकी ट्राइबल आइडेंटिटी के साथ, या लेसर चांसेस हैं बट टेरिटरी के साथ, और लीस्ट चांसेस हैं रिलीजन के साथ, बट देयर आर डिफरेंट ग्रुपिंग्स इन अ स्टेट एंड ईच ग्रुपिंग इज कॉल्ड ग्रुप असबिया। ग्रुपिंग को नहीं कहते ग्रुपिंग, ग्रुप मतलब असबिया का मतलब होता है ग्रुप सॉलिडरिटी, सॉलिडरिटी को, यूनिटी या बॉन्ड को हम कहते हैं असबिया। नाउ Ibn Khaldun says that there are multiple asbiya in a state. अब मैं asbiya को लिंक करूं स्टेट के साथ, लिंकिंग इट विद स्टेट, स्टेट के साथ लिंक करूं। इब्न खल्दून कहता है दैट नबी तो उसने नहीं कहा, इसको हम और तरह से लेते हैं, उसको नेशन का लफ्ज़ नहीं है, यहाँ पे लफ्ज़ असबिया का है। अच्छा, इब्न खल्दून ये कहता है दैट देयर आर मल्टीपल असबिया इन अ स्टेट। ग्रुप सॉलिडरिटी को हम कहते हैं असबिया, और एक स्टेट के अंदर एक सॉलिडरिटी नहीं होती, एक ग्रुप माइंड नहीं होता, देयर आर ऑलवेज एंड ऑलवेज मल्टीपल ग्रुप्स, मल्टीपल असबिया इन अ स्टेट। एक खास ग्रुप माइंड को एक असबिया, फिर एक खास दूसरी ग्रुप माइंड की दूसरी असबिया, तीसरी असबिया, चौथी असबिया, देयर आर मल्टीपल असबिया इन अ स्टेट। एंड इब्न खल्दून सेज दैट all of those asbiyas are always and in constant and permanent conflict with each other. Those asbiyas, that group solidarity is there in a state, multiple asbiya हैं, multiple group solidarities हैं, and they are always and they are permanently in conflict with each other. एक कल्चर में नहीं, एक स्टेट के अंदर, एक स्टेट के अंदर सेवरल असबिया, और वो सेवरल असबिया दे आर ऑलवेज इन कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर। व्हेन दे आर ऑलवेज इन कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, देयर इज ऑलवेज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दोज असबियाज, क्लैश होता रहता है, कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। और क्यों होता है? दिस कॉन्फ्लिक्ट एंड क्लैश इज caused by the struggle for power. Each sphere, each group mind attempts to strengthen its power, increase and enhance its power. And for that purpose, it is always in clash with other sphere. However, the question is, strength कैसे आती है sphere की?
पढ़ा हीरा इसको ए से जाता है, लेकिन इसको बोला अस्बिया जाता है, असाबिया बोले या अस्बिया बोले, लेकिन अस्बिया गलत होता है, लेकिन ए से बोला जाता है। अच्छा, अब क्वेश्चन इज पावर कैसे आती है, हाउ टू गेन पावर। अच्छा, अब इब्न खल्दून कहता है देयर आर टू वेज इन विच एन अस्बिया गेट्स स्ट्रेंथेंड। देयर आर टू फैक्टर्स that strengthen an SBA, that determine the strength of or the power of SBA. One is the number. One is the number. In other words, if there are more people, in one asbiya, then it is a strong asbiya. If the number of people in an asbiya, एक ग्रुप माइंड है, उसके एक आइडिया है जिसके अगर लोग इकट्ठे हो रहे हैं, and the number of people grows, then that is likely to bring the strength of asbiya. वो asbiya की स्ट्रेंथ बनाते हैं। Now, जो दूसरा फैक्टर है, it is bond. बॉन्ड से मतलब ये है दैट इफ इन एन asbiya द पीपल get more unified, the attachment, the solidarity, if it grows, then that adds to the strength of asbiya. So the stronger the unity is, the stronger the asbiya will be. More the number of people are in a asbiya, the stronger will an asbiya be. So हम कह सकते हैं कि नंबर और बॉन्ड, दे बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ asbiya. आप नंबर ज्यादा करें एक asbiya के अंदर, लोगों की तादाद ज्यादा करें तो asbiya स्ट्रांग होगी, और उन लोगों के दरमियान में बॉन्ड को स्ट्रांग करें, उनके दरमियान में अटैचमेंट को स्ट्रांग करें तो भी asbiya स्ट्रांग हो जाएगी. सो द नंबर ऑफ people and the strengthening of the bond, these two factors add to the strength. और वैसे अगर आपसे पूछूं, अब खुद assume कीजिएगा, अगर हम asbiya weak होगी तो कब हो सकती है? When will it be weak? Yes, जब less people होंगे या disunity आ जाएगी और या फिर bond weak हो जाएगा. Exactly. So नंबर कम हो जाए, बॉन्ड वीक हो जाए, इन दोनों सूरतों में द asbiya विल गेट वीकन. ये बेसिकली सेंस है जी इस asbiya का. दिस द बेसिक आइडिया ऑफ द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस ऑफ asbiya. ओके, इज इट क्लियर? ओके, तो अब वो कहता है कि जो asbiya है उनके दरमियान में क्लैश होता रहता है, और क्लैश इसलिए होता है एवरी asbiya वांट्स टू गेन मोर एंड मोर एंड मोर पावर. इट वांट्स टू बिकम पावरफुल. तो जब पावरफुल होती है, it expands, it creates more bond, it creates more unity, it expands the people in it, उसका ट्राइब बड़ा होता जाता है, and it grows in conflict with others. वो हर वक्त होता है, every time the asbiyas, multiple asbiyas are in conflict. अब इब्न खल्दून ये कहता है कि स्टेट के अंदर ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, it ultimately creates the monopoly of one asbiya. This constant conflict creates the monopoly of, or it results in the monopoly of one particular asbiya. कोई एक asbiya होती है जो पावर में इतनी स्ट्रांग हो जाती है, it creates a monopoly and it starts controlling the state. It occupies the state. उनमें से जो स्ट्रॉन्गेस्ट asbiya है, मोस्ट पावरफुल asbiya है,
it becomes hegemon and it starts ruling the state. अच्छा, now वो एक पावरफुल रूल करती है एंड ऑल अदर असबिया आर पुश्ड टू द पेरिफेरी ऑफ द स्टेट. अब यहां पे एक डिबेट है कोर और पेरिफेरी. जो स्ट्रॉन्गेस्ट असबिया है, इट रूल्स द स्टेट एट द सेंटर. कोर कहते हैं सेंटर को, मिडिल को. सो द स्टेट, द मिडिल ऑफ द स्टेट, द कोर ऑफ द स्टेट is governed by the strongest sphere, and the weaker sphere are defeated and they are pushed away from the core and they are sent to periphery. Periphery क्या होता है? Outer sides, किनारे, exactly, that's the word. Boundaries के ऊपर, suburbs के ऊपर. तो जो मेन स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीयर है वो वीक स्पीयर को पेरिफेरी की तरफ उनको डिफीट करती है, उनको पुश करती है, एंड दे आर पुश्ड आउटसाइड द स्टेट एंड दे लिव काइंड ऑफ खुदे लाइन लगाना, दैट्स मोर एप्रोप्रिएट आइडिया बट नॉट वर्ड्स ऑब्वियसली. अच्छा जी अली, इट डज. अच्छा, इट्स पुश्ड आउटसाइड. अच्छा, एक पॉइंट और बड़ा मजे का अली, एग्जैक्टली यही है. अच्छा, अब पॉइंट ये है कि ये एक स्टेट की बात हो रही है, एक स्टेट के अंदर ही. अब प्रॉब्लम ये है, इब्न खल्दून ये कहता है कि जो एक अस्बिया सेंटर में रूल कर रही है, मोस्ट पावरफुल अस्बिया है, इट कंसिडर्स इट्स ओन रूल्स, इट्स ओन वैल्यूज एज सिविलाइजेशन. It is considering itself civilized. It develops norms, values, cultures, and it becomes a civilization. And those who are pushed into the periphery, जी एग्जैक्टली फाइबर, इसकी वैल्यूज को कहते हैं हम सिविलाइज्ड हैं, अपनी वैल्यूज को कहते हैं हम कल्चर्ड हैं. और जो पेरिफेरी की अस्बिया है उनको कहा जाता है दे आर बारबेरिक, दे आर अनसिविलाइज्ड, दे आर अनकल्चर्ड, एटसेट्रा एटसेट्रा. कोर इज गुड, पेरिफेरी इज बैड. Having said this thing, जी करीम, ट्रू. अच्छा, हमारे यहाँ मॉडर्न में भी यही होता है. अच्छा, कोर में शरीफ लोग हैं, वैल्यूड लोग हैं, कल्चर लोग हैं, ठीक लोग हैं, वाइज हैं, कल्चर हैं, बाकी सारों को पेंडू कह के पकड़ के निकाल दें सड़क. पेरिफेरी का मतलब होता है आउटर सर्कल, बाउंड्रीज वाले लोग, उनको बाउंड्री तरफ आ जाते हैं एंड दे आर अनसिविलाइज्ड, अनकल्चर्ड, बारबेरिक एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, अछूत काइंड ऑफ कहते हैं. एंड दैट्स द सेंस ऑफ इट. अच्छा, अब ये वो एक्सप्लेन कर रहा है अस्बिया की वजह से. अब इब्न खल्दून कहता है दैट एवरी अस्बिया passes through 3 phases. 3 phases में अस्बिया जो है वो it passes through 3 phases. The first phase, yes, exactly. The first phase is the phase of rise, जिसको आप ग्रोथ भी कह सकते हैं, हमने लिखा जिस तरह, राइज का फेज. In the first phase, an asbiya grows its strength. In the first phase, an asbiya grows in strength
And when it grows in strength, it pushes other asbia to the periphery. It pushes other asbia to the periphery. And it captures power. It rules the state. It captures power. And it continues to struggle against the other sphere. It continues to struggle against the other sphere. So this is a struggling phase. पहले internal struggle by creating a bond, by creating increased bond, intensified bond, strengthening itself, then fighting with others, being in conflict with others, then taking control of the state. So it's a phase in which Asbiya is in struggle with itself as well as with the outside forces. अपने साथ भी जब बांड ज्यादा बढ़ा रहे हैं, अपनी तादाद बढ़ा रहे हैं, और साथ ही फिर जो वो है दूसरी असबिया हैं उनके साथ भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं. Itself Sajid is because when it grows in strength, it has to increase the bond between the people. It has to make sure that people are attached with each other, and then obviously it has to increase the numbers as well. So it's a phase of the struggle. It's a phase of rise. But he says that after some time, this rise moves to the second phase, which is a phase of glory, which is the phase of peace, tranquility, which is a phase of glory. ये वो फेज है, डेवलपमेंट का भी कह सकते हैं, ऊपर लिखा हमने. It's a phase in which one asbiya establishes itself, consolidates itself, and it does not face any major challenge or any major threat. It does not face any threat, any challenge, and it rules unchallenged. It rules unchallenged. कोई कॉन्टेस्ट नहीं होता, कोई दुश्मनी नहीं होती. It's a peace time. And in this peace time, the strongest asbiya and its values are cherished. जी ऐसे ही आसान. ये असबिया की एक ही असबिया ना, वही असबिया पहली फेज में स्ट्रगल कर रही होती है, और अल्टीमेटली उस स्ट्रगल के नतीजे में सेकंड फेज में जब एंटर होती है तो सेम असबिया रूल्स विदाउट एनी चैलेंज. इसमें ग्रोथ होती है, उसकी वैल्यूज ग्लोबल, उसकी वैल्यूज फॉलो की जाती है मोस्टली स्टेट के अंदर. इट्स वैल्यूज आर चेरिश्ड. चेरिश्ड का मतलब क्या होगा? उन्हें पसंद किया जाता है. इट्स वैल्यूज आर लाइक्ड. Yes, they're upheld. State grows in culture, in arts, in economics because stability होती है. They're the most influential. तो एक ही असबिया, यानी जो पेरिफेरी में असबिया है उनकी सिविलाइजेशन को बारबेरिक कहा जाता है. एक असबिया है जिसकी वैल्यूज पूरी स्टेट में फॉलो होती है. जो वो चाहती है वही वैल्यूज फॉलो होती है. So it's a phase of glory, it's a phase of development, peak phase. Ibn Khaldun
then says that yes, might is right वाला कह सकते हैं. Then the same sphere enters into the third phase, which is the phase of decay. It's the phase of decline. Decline, fall. It's the phase in which one sphere, जो strongest sphere थी, it slowly and gradually gets weakened. अच्छा, यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आपको थोड़ी देर पहले मैंने कहा था एक स्फीयर वीक कब होगी. व्हाट आर द चांसेस दैट व्हेन विल इट बी वीक. वॉर नहीं कहा था मैंने, वॉर नहीं कहा था. यस, जब लो कम हो या बॉन्ड वीक हो जाए. अच्छा, यहां पे क्या होता है, ही सेज दैट द बॉन्ड अमंग द स्फीयर वीकन्स. The bond among the people is weakened. Why and how? यहाँ पे वो कहता है, Ibn Khaldun says that this weakness of the bond is caused by the economic disparity. Economic disparity within the sphere. अब इस पॉइंट को जरा प्लीज एक दफा गौर से सुनिएगा दोबारा. देखिए, अभी समझा रहा हूँ. अच्छा, ये अपने अल्फाज में समझा रहा हूँ ताकि आप उसको फिर हम अपने एकेडमिक वर्ड्स में बाद में आएंगे. वो कहते हैं कि जब एक स्फीयर रूल कर रही होती है, ग्लोरी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, तो एक स्फीयर के सारे लोग रूलर्स नहीं होते. एक स्फीयर के कुछ लोग रूलर्स हैं, बाकी उसमें ही अवाम में से हैं. क्योंकि स्ट्रॉन्ग स्फीयर है, आबादी बहुत ज़्यादा होगी, सारे तो गवर्नमेंट में होंगे नहीं, कुछ गवर्नमेंट में होंगे और बाकी जो है वो नीचे होंगे. इब्न खल्दून ये कहता है कि जिन एक स्फीयर के वो लोग जिनके पास पॉलिटिकल पावर है, दे विल इंडल्ज इन लग्जरी, दे विल इंडल्ज इन लैविशेस एंड दे वुड ट्राई टू एक्यूमुलेट मोर वेल्थ. दे आर लाइकली टू एक्यूमुलेट एंड गैदर मोर वेल्थ. वो वेल्थ इकट्ठी करना शुरू कर देंगे. वही वाला जुमला, yes, those in the second phase, true. Exactly, आमना. वो क्लासेस क्रिएट हो जाएंगे. एक स्फीयर के लोग रिच होना शुरू हो जाएंगे, उसी स्फीयर के दूसरे लोग दे विल नॉट बी रिच या दे विल बी पुअर. सो एक स्फीयर में जब क्लासेस बन जाती हैं तो बॉन्ड वीक होना शुरू हो जाता है. द बॉन्ड गेट्स वीकेंड. अच्छा, आप जरा थोड़ी देर के लिए साइड पे रखिएगा इस पॉइंट को अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये उसने इमेजिनेशन किया या कितना ठीक पॉइंट है. क्या हमारे यहाँ भी तो कास्ट सिस्टम है ना. आप जिस डिफरेंट ट्राइब से होंगे, अगर KPK बलूचिस्तान से हैं या सिंध में, मुझे प्रिसाइजली नहीं पता कि क्या सिस्टम होता है, बट पंजाब के अंदर कास्ट सिस्टम है. यहाँ पे कास्ट होती हैं. अच्छा, अगर जब ये कास्ट होती हैं, अगर मैं आपसे पूछूं तो मेरा आपसे सवाल ये है कि इन कास्ट में क्या जो रिच और पुअर होते हैं, डू दे हैव सेम काइंड ऑफ बॉन्ड टू द कास्ट सिस्टम? रिच और पुअर. अच्छा, बस का तो ऐसा भी होता है, अमीर लोग गरीब को अपनी कास्ट का बताते भी नहीं है. दे डोंट इवन लाइक टू से दैट ये गरीब हैं और हमारी कास्ट के हैं. यस, दे आर काइंड ऑफ एक्सक्लूडेड. और इसी वजह से फिर सब कास्ट जन्म लेती हैं. एक रीजन ये होती है सब कास्ट जन्म लेने की कि वो अलग इकोनॉमिक क्लासेस सब कास्ट बना देती हैं. बट दिस इज नॉट द ओनली रीजन. समटाइम्स जो माइग्रेशन भी एक सब कास्ट बना देती है, बट दिस कुड बी अ रीजन. अच्छा, अगला पॉइंट प्लीज. ये लास्ट पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं. उसने कहा होता यह है जब इकोनॉमिक डिस्पैरिटी क्रिएट होती है, वन इकोनॉमिक डिस्पैरिटी इज क्रिएटेड, वन स्फीयर बिकम्स स्ट्रॉन्गर, द अदर बिकम्स वीकर, तो दोनों के दरमियान में गैप से बॉन्ड वीक होना शुरू होता है.
And when the bond weakens, Asbia gets weakened. And when Asbia gets weakened, that is the beginning of the fall. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक अस्बिया के फॉल की बुनियादी वजह सोशल है या इकोनॉमिक है? It is economic. It is economic. Gap, classes, income gap. Gap economics का ना, सोशल इकोनॉमिक कह सकते हैं, yes, but सोशल इकोनॉमिक कह लें, but है economic primarily. Now, this economic gap begins the fall of an asbia. और एक वक्त आता है when one asbia is falling, somebody else was rising. कोई और अस्बिया होती है जो राइज की तरफ जा रही होती है. जो पेरिफेरी वाले हैं जिनको बारबेरिक कहा जाता है, दे कीप ऑन, दे सी दैट सेंटर इज वीकनिंग, दे सी दैट कोर इज फॉलिंग एंड देन दे ट्राई टू डेवलप देमसेल्व्स. स्टेप अमीर हमजा कहेंगे तो नहीं, बट यस इट इज. आप ऐसे कहेंगे नहीं. सो द अदर्स, व्हेन वन इज फॉलिंग, द अदर वन इज स्ट्रगलिंग टू गेन इट्स पावर. एंड व्हेन वन is destroyed, the other comes to power. Yes, exactly, Aisha. Vicious cycle के बजाय मैं खाली cycle कह दूंगा. A cyclic process goes on and goes on and goes on. It's a cyclic theory, true. फिर वो अस्बिया कोई नहीं आती है, उसके साथ भी राइज स्ट्रगलिंग फेज आता है, ग्लोरी का फेज, डिक्लाइन का फेज, एंड दिस गोज ऑन एंड गोज ऑन एंड गोज ऑन. ये चलता रहता. अब इब्ने खल्दून का आखिरी जुमला, कल मार्क्स जिन लोगों ने पढ़ा है और खासकर जब मैंने क्लास स्ट्रगल बताया था तो उसके जुमले को मैं यहां पे ले रहा हूं. इब्न खल्दून ये कहता है, द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज द हिस्ट्री ऑफ क्लैश ऑफ अस्बिया. जी रहता है, मैं एक जुमला बोल के आ रहा हूं उसके ऊपर. द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज द हिस्ट्री ऑफ क्लैश ऑफ अस्बिया. और कल मार्क्स ने कहा था, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज द हिस्ट्री ऑफ क्लैश ऑफ क्लासेस, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म. एग्जैक्टली. सो इन फैक्ट मार्क्सिस्ट आइडिया वाज इन फैक्ट टेकन फ्रॉम इब्न खल्दून्स आइडिया. इवन मैं इसकी थ्योरी पे आऊंगा, मॉडर्न दौर की रेलेवेंस से बाद में आऊंगा, बट इट्स ऑलमोस्ट द सेम वन. इट्स नॉट एग्जैक्टली सेम वन, इसके ऊपर बाद में आएंगे. बट पॉइंट इज, वो कहता है कि दिस इज हाउ द हिस्ट्री मूव्स. हिस्ट्री मूव्स थ्रू क्लैशेस, हिस्ट्री मूव्स थ्रू कॉन्फ्लिक्ट्स. और वो कॉन्फ्लिक्ट के पीछे एक बड़ा फैक्टर जो होता है वो होता है उनकी इकोनॉमिक डिस्पैरिटी. दैट क्रिएट्स वन ऑफ द फैक्टर्स एज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, बट इट्स नॉट द ओनली फैक्टर. अच्छा, आखिरी चीज जो ऊपर पूछा सवाल डॉक्टर रेजा ने पूछा, साइक्लिक फेज है, हर फेज का टाइम ड्यूरेशन भी तो होगा. इब्न खल्दून प्रोवाइड्स 40 years as the maximum time for one phase of the sphere. Then 40, then 40. टोटल कितने बन जाएंगे? 120 years. So the period from rise to fall is 120 years. मुस्तफा असद अजीज साहब से पूछ के दोबारा क्लास लें मैथ की. 40 plus 40 plus 40. It is साजिद, उनकी एज नहीं है ना, उनकी जनरेशन की एज है. ओके, ग्रेट. अच्छा, व्हाई 40 years? व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड 40 years? दैट्स ट्रू. यस, जनरेशन आयशा, ईच जनरेशन जो है वो एक जनरेशन स्ट्रगल करती है, दूसरी यशी करती है, तीसरी डाउनफॉल कराती है. सिंपल लॉजिक. वन स्ट्रगल्स, अदर एंजॉयज. मुगलों को देखें तो भी यही लगता है वैसे बाय द वे. एंड द लास्ट वन इज इट बिगिंस द डिके. लिखिएगा नहीं पेपर में, बट जैसे बता रहा हूँ. सो दिस इज व्हाट इज हिज थ्योरी ऑफ अस्बिया जी. अब इस पे सवाल पूछें और मैं करता हूं. वैसे मेरे पास ट्रांसक्रिप्ट आ गई है जी, ऐसा ही है जजीना, शायद मोस्ट अगली ऐसा ही है. मेरे पास पहली ट्रांसक्रिप्ट आई है जी इस एग्जाम की, और ये बच्चा काफ़ी लाइक बचा था, बट दिस इज द सेकंड फेलियर दैट ही हैड. पेपर 2 में आए हैं उसके 70 मार्क्स, पेपर 1 में आए हैं 58 मार्क्स.
और इसके ओवरऑल बी कम है 626। क्रिमिनोलॉजी में कम आए हुए हैं, जेंडर स्टडीज में अच्छे आए हैं, यूएस हिस्ट्री में भी 57 है, ठीक मार्क्स हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके एसए में आए हैं 24 एंड दैट एक्चुअली ट्रिक्ड हिम। 51 मार्क्स करंट अफेयर्स, प्रेस में 56 मार्क्स, अनफॉर्चुनेट। दिस वाज हिज सेकंड अटेम्प्ट आई गेस, बट जी हमने कैन यू इकोनॉमिक डिस्पैरिटी पॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव, ओके, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी वाला पॉइंट। वो कहते जब असबिया पीक पे होती है, वो उसका ग्लोरी पे होती है, तो उस ग्लोरी के अंदर जो रूलिंग पार्ट ऑफ असबिया है, रूलिंग पीपल ऑफ असबिया है, दे स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग मोर वेल्थ। वो अपनी पावर का मिस यूज करते हैं और पावर जो है वो कम्युलेट कर लेते हैं। और जब पावर कम्युलेट करते हैं तो जो उसी असबिया के आम लोग हैं वो पुअर ही रहते हैं, और जो रूलर्स हैं उसी असबिया के वो इंक्रीज करते हैं अपनी वेल्थ। तो दोनों के दरमियान में एक इकोनॉमिक गैप क्रिएट होता है, एंड दैट इकोनॉमिक गैप विद इन एन असबिया क्रिएट्स वीकनेस अमंग दैट बॉन्ड, वीकनेस ऑफ द बॉन्ड। वो बॉन्ड के अंदर वीकनेस क्रिएट होती है, और उस वीकनेस की वजह से असबिया गेट्स डिवाइडेड, असबिया बिकम्स वीक, एंड दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द डीके। Is it clear? Subsequent, yes, subsequent second attempt, true. Why 40 years for every phase? Because 40 years is the time of one generation. So one generation struggles, other enjoys, and third brings the downfall. Chat से बड़ी कीजिए। Gap is created because जी इसको बड़ा कर दीजिए। This gap is created because of Mustafa